नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज की हमारी कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे और आप हमारी कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं, लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए ऐसी ही नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। यह फैसला था आने वाले के स्वागत का। रागिनी के पांव भारी होते ही वह जैसे पूरे घर की महारानी बन गई। संजीव की माँ, जो हर वक्त उसे कोसती रहती थी, अब हर वक्त उसकी सेवा टहल में लगी रहती थी। अपने हाथ से काजू बादाम की खीर बना बना कर खिलाती, हर तरह के जूस और सूप पिलाती। रागिनी को बड़ा अटपटा लगता था कि इस बुढ़ापे में वह इतनी मेहनत कर रही, मगर पोते का सुख पाने के लालच में सास की ममता उछाले मार रही थी। उसे रोक पाना न संजीव के बस में था और न ही रागिनी के। 9 महीने तो पंख लगाकर उड़ गए और वह घड़ी आ पहुंची जब सास की बरसों की साध पूरी हो गई। संजीव का घर आंगन नन्हे आशीष की किलकारियों से गूंज उठा। दादी को खेलने के लिए खिलौना मिल गया। रागिनी की जिम्मेदारियां बढ़ गई और संजीव को जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो गया। आशीष ने सबको जीवन खुशियों से भर दिया। पूरा घर बस उसके इर्द गिर्द ही घूमता रहता था। संजीव के दिल में यह शंका धुंधली पड़ गई थी कि आशीष उसका खून नहीं बल्कि किसी और का बेटा था। उन्होंने कभी यह शक रागिनी के सामने प्रकट नहीं किया। आशीष को उन्होंने बेइंतहा प्यार दिया। उसको हल्का सा भी बुखार आ जाता था तो संजीव पूरी रात जागकर उसकी देखभाल करता था। जान से ज़्यादा प्यार करता था संजीव अपने बेटे से। उन्होंने आशीष को बहुत अच्छे संस्कार दिए, उसके लिए अच्छे से अच्छी शिक्षा का प्रबंध किया। शहर के सबसे अच्छे और महंगे स्कूल में उसका एडमिशन करवाया। आशीष पढ़ाई में हमेशा अच्छा रहा। यही नहीं, मेडिकल की पढ़ाई के लिए वह पहले ही अटेम्प्ट में सिलेक्ट हो गया। डॉक्टरी की पढ़ाई का यह उसका तीसरा साल चल रहा था। संजीव और रागिनी को अपने होनहार बेटे पर नाज था। आशीष जब 15 वर्ष का था तो उसकी प्यारी दादी उसे छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। बुढ़ापा था, उम्र हो चुकी थी, मगर जाते वक्त तक खुश थी दादी। अंतिम वक्त में भी पोते की ही गोद में सिर रखकर चिर निद्रा में सो गई थी। तब आशीष बहुत रोया था। दादी का लाडला था, मगर यह तो प्रकृति का नियम है, जो आया है एक दिन अवश्य जाएगा। आज प्रकृति का वही नियम एक बार फिर संजीव के सामने आ खड़ा हुआ था। उसकी प्यारी रागिनी चली गई। फर्क इतना था कि यह उसकी जाने की उम्र नहीं थी। अभी तो बहुत सारे सपने साथ देखने थे, साथ पूरे करने थे। आशीष को दूल्हा बनाना था, ब्याह रचाना था, उसका घर बसाना था, उसके बच्चे खिलाने थे। कितने सारे काम बचे हुए थे और रागिनी वह सारे काम संजीव के कंधे पर डालकर चल दी। रात भर संजीव की आंखों के आगे बीते साल चल चरित्र की भांति गुजरते रहे। सुबह आशीष ने आकर जब चाय का प्याला उन्हें थमाया तो उनकी लाल सुर्ख आंखें देखकर उसकी भी आंखें भर आई। बाप बेटा बड़ी देर तक एक दूसरे के गले लगकर सिसकते रहे। दोपहर बाद घर की घंटी बजी तो अनजान आशंका से संजीव का दिल धड़क उठा। आशीष अपने कमरे में सो रहा था। वह उठा, दरवाज़ा खोला तो सामने वही आगंतुक खड़ा था जिसने अपना नाम कल अभय बताया था। संजीव ने उसे हाथ मिलाया और अंदर आने का रास्ता दे दिया। अभय शालीनता से भीतर आया और सोफे पर बैठते हुए पूछा, आशीष नहीं है, सो रहा है? संजीव ने संक्षिप्त था उत्तर जवाब दिया और पास वाले सोफे पर बैठ गया। मन आशंकाग्रस्त था। पता नहीं यह क्यों आया है, कहाँ से आया है, क्या बात करनी है? जी, कल आपने पूरा परिचय नहीं दिया था। आप रागिनी को कैसे जानते हैं? आपके बारे में रागिनी ने कभी नहीं बताया। संजीव ने एक साथ ही कई सवाल दाग दिए। संजीव जी, रागिनी मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी। बस 3 साल का साथ था हमारा। हम सिर्फ दोस्त थे और कुछ नहीं। फिर मैं मेडिकल की पढ़ाई के लिए अपनी बड़ी बहन के पास अमेरिका चला गया। वहाँ से लौटकर मैंने पुराने शहर में अपना हॉस्पिटल बनाया, आरोग्य नर्सिंग होम। यह तो बहुत विख्यात नर्सिंग होम है। मेरी माँ रागिनी को लेकर वहाँ जाती थी इलाज के लिए। संजीव अचानक याद करके बोल उठा, जी, तभी रागिनी से दोबारा मुलाकात हुई थी। उन दिनों वह बहुत परेशान थी। उसकी हालत देखकर तो मैं उसे पहचान भी नहीं पाया था। आपकी माँ के सामने हमने प्रकट नहीं किया था कि हम एक दूसरे को जानते हैं। रागिनी माँ बनना चाहती थी किसी भी कीमत पर। तब मैंने उसके सारे टेस्ट करवाए थे। वह माँ बनने के लिए पूर्णतः योग्य थी। एक दिन जब वह मेरे पास अकेले में आई
तो मैंने उससे कहा कि वह आपका टेस्ट करवाए, क्योंकि मुझे शक था कि कमी आप में है, मगर उसने मना कर दिया। उसने साफ कह दिया कि वह अपने पति को खुशी देना चाहती, कमी होने का एहसास करा के दुखी नहीं करना चाहती। वह कई दिन तक मेरे पास आती रही। मैं उसे समझाता रहा कि तुम्हें दवाई खाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम पूरी तरह माँ बनने के योग्य हो। अचानक एक दिन उसने मेरे सामने एक मांग रख दी। उसने कहा कि उसे मुझसे एक बच्चा चाहिए। मैं उसको अपने शुक्राणु देने को तैयार हो गया। उसने आर्टिफिशियल तरीके से गर्भधारण किया था। प्रेग्नेंट होने के बाद वह बहुत खुश थी। उसने मेरा बहुत आभार जताया था, मगर मुझसे यह भी साफ कह दिया था कि बच्चा सिर्फ उसका है, उस पर मेरा कोई हक नहीं, और न मैं कभी भविष्य में उस पर अपना हक जताने की कोशिश करूं। इसके बदले में उसने मुझे पैसे देने की भी पेशकश की थी, मगर मैंने मना कर दिया था। मेरे लिए उसकी खुशी ही सब कुछ थी। उसके बाद मैं रागिनी से कभी नहीं मिला। हाँ, एक आध बार फ़ोन पर जरूर बात हुई थी। अभय क्षण भर को रुके तो संजीव अधीरता से बोल पड़े, फिर इतने सालों बाद आप क्यों आए? संजीव का मन अनजान आशंका से काँप रहा था। समाचार पत्र में रागिनी की 13वीं का विज्ञापन देखा था। स्वयं को रोक नहीं पाया। कई वर्षों से मन झटपटा रहा था अपने बेटे को देखने के लिए। रागिनी ने उस समय फ़ोन पर बताया था कि बेटा हुआ है। कहा था, मेरा बेटा हुआ है, तुम्हारा धन्यवाद मुझे और मेरे परिवार को यह खुशी देने के लिए। जब मैंने उसे देखने के लिए कहा तो उसने मना कर दिया। बोली, मुझे शर्मिंदगी महसूस होगी, जब मर जाऊं तब देख लेना कभी उसे। रागिनी के मन में इस बात की गिल्टी थी कि उसने तुमको धोखा दिया, मगर संजीव, यह उसने तुम्हारी खुशी के लिए किया था। वह तुमको इस बात का एहसास भी नहीं होने देना चाहती थी कि तुम में कोई कमी है। वह तुमसे बहुत प्यार करती थी। फिर अब आप क्यों आए, और अब आप क्यों यह बातें मुझे बता रही? क्या आप आशीष को वापस पाना चाहते हैं, या उसे यह सब बता देना चाहते हैं? प्लीज़ ऐसा मत करिए। संजीव की आवाज़ थरथराने लगी। डॉक्टर अभय तुरंत उठकर उनके पास आए और उसके कंधे पर हाथ रखकर वहीं सोफे पर बैठ गए और बोले, अरे नहीं नहीं, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं सिर्फ अपने दिल के हाथों विवश होकर कल रागिनी की 13वीं में आया था। मन में यह इच्छा भी थी कि इस बहाने से एक नज़र अपने बेटे को देख सकूं। सो मैंने उसे देख लिया। मेरा उस पर कोई अधिकार नहीं। आपने उसको पाला है, उसे प्यार दिया है, उसका भविष्य बनाया है। वह आपका ही है और हमेशा रहेगा। मैं तो बस एक चाह लेकर आया था आपके पास। कैसी चाह? संजीव ने जल्दी से पूछा। संजीव, मैंने शादी नहीं की और न ही मेरी संपत्ति का भारत में कोई वारिस। पुराने शहर में मेरा जो अस्पताल है और घर है, वह मैं आशीष के नाम करना चाहता हूँ। आशीष डॉक्टर बनने वाला है, यह मैं जानता हूँ। मुझे उम्मीद है तुम इसके लिए ना नहीं कहोगे। मैं अपनी विल बनाकर तुमको दे जाऊँगा। 3 साल बाद मैं अमेरिका अपनी बड़ी बहन के पास शिफ्ट हो जाऊँगा। मैं वहाँ एक मेडिकल कॉलेज में पढ़ाने की इच्छा रखता हूँ। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम कब और कैसे आशीष को इस विल के बारे में बताओ। संजीव यह सब सुनकर बैठे थे। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि इस ऑफर को वह सौगात समझे या मुसीबत। वह क्या कहेंगे आशीष से कि अभय उसका कौन है? क्यों वह इतनी करोड़ों की प्रॉपर्टी आशीष को दे रहा है? क्या आशीष यह सब जानकर सहज रह पाएगा? कहीं वह मुझसे दूर तो नहीं हो जाएगा? कहीं वह अपने असली पिता के साथ रहने की जिद तो नहीं कर बैठेगा? अगर ऐसा हुआ तो मेरा क्या होगा? बुढ़ापे में मैं बिल्कुल अकेला हो जाऊंगा। यह सब सोचकर संजीव कांप उठे। बोले, मैं आपको सोचकर जवाब दूंगा। डॉक्टर अभय ने ठंडी सांस ली और उठ खड़े हुए। जेब से अपना विजिटिंग कार्ड निकालकर उन्होंने संजीव के हाथ पर रखा और बोले, उम्मीद है आप मुझे गलत नहीं समझेंगे। आप सोच ले तो मुझे फ़ोन कर दीजिएगा। मुझे आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। मेरे यहाँ आने का आशय आपको या आशीष को दुख पहुँचाने का बिल्कुल नहीं था। आशीष भले मेरा खून है, मगर उसके पिता आप हैं। वह सिर्फ आपका ही है। मैं तो बस उसे एक नज़र भर देखना चाहता था। यह कहकर डॉक्टर अभय ने हाथ जोड़ दिए। संजीव ने उनके जुड़े हुए हाथ थाम लिए। आंखें आंसुओं से भीग गई। डॉक्टर अभय चले गए। संजीव के दिमाग में विचारों की आंधी चल रही थी। आशीष को क्या बताए, कैसे बताए, बताए कि ना बताए? वह किसी फैसले पर नहीं पहुंच पा रहे थे। शाम हो गई थी। आशीष भी उठ गया था। संजीव उसके कमरे में पहुंचे तो वह पुराने एल्बम में खोया हुआ था। संजीव ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और
पलंग पर उसकी बगल में बैठ गई। एल्बम में आशीष के बचपन से लेकर ग्रेजुएशन तक की फ़ोटोज़ थी। 2-4 पन्ने पलटने के बाद संजीव अचानक एक फ़ोटो को गौर से देखने लगे। उस फोटो में सब लोग ड्राइंग रूम में टीवी के सामने बैठे थे। नन्हा आशीष रागिनी की गोद में था। बगल में माँ और संजीव बैठे हंस रहे थे। उस फोटो पर हाथ फेरते हुए संजीव बोले, बेटा, जब तुम्हारी माँ से मेरी शादी हुई तब पहली बार हमारे घर पर रंगीन टीवी आया था। यह वही टीवी है तुम्हारे नाना जी ने दिया था। उन दिनों महाभारत सीरियल आया करता था, हम सब बड़े शौक से देखते थे। इसी टीवी से मुझे महाभारत की कथाओं का ज्ञान मिला। तुम्हें पता है, धृतराष्ट्र और पांडु अपने पिता विचित्रवीर्य के पुत्र नहीं थे, बल्कि उनके बड़े भाई वेदव्यास के पुत्र थे, जो सन्यासी हो चुके थे। विचित्रवीर्य की मृत्यु के बाद उनकी माता सत्यवती ने उनके बड़े भाई वेदव्यास से आग्रह किया कि वह उनकी दोनों बहुओं को गर्भवती करे। अपनी माँ के कहने पर वेदव्यास ने उनकी दोनों बहुओं को गर्भवती किया था। हाँ, मुझे यह कहानी पता है पापा। हमारे देश का इतिहास, हमारे धर्म ग्रंथ बताते हैं कि पहले के ज़माने में इन बातों को पाप नहीं माना जाता था। इस तरह के संबंध समाज में पूरी तरह स्वीकार्य थे। जरूरी नहीं था कि किसी बच्चे का पिता वही हो जिससे उसकी माँ ने शादी की हो। आज भी ऐसी प्रथाएं कई समाजों में है। धरती पर जीवन को चलते रहने के लिए बच्चों का पैदा होना जरूरी है। अब आप देखिए, IVF पद्धति कोई अपराध नहीं। हर इंसान चाहता है कि उसके घर में बच्चे हों, खुशियाँ आए। हाँ, पर संजीव सब कुछ कहते कहते रुक गई। पर क्या पापा, आशीष ने पूछा। जब बच्चे को पता चलता होगा कि उसका असली पिता कौन है, तब उसका दिल बट जाता होगा। संजीव मायूसी से बोले, अरे पापा, ऐसा कुछ नहीं होता। पैदा करना कोई बड़ा काम नहीं। बच्चे को पालने वाला, उसे प्यार देने वाला, उसका भविष्य बनाने वाला ही उसका पिता होता है। यह जानते हुए भी कि बच्चे में उसका DNA नहीं, फिर भी उसे दिल से लगा कर रखना बड़ी बात है। उस प्यार के आगे दुनिया की हर नियमत छोटी है। आखिर भगवान कृष्ण भी तो बाबा नंद और माँ यशोदा को ही अपना माता पिता मानते थे, भले ही उनके असली पिता वासुदेव और माँ देवकी थे। पैदा करने वाले से पालने वाला बड़ा होता है। कहते हुए आशीष बिस्तर से उठ खड़ा हुआ था। बाथरूम के दरवाजे की ओर बढ़ते हुए अचानक पलट कर बोला, पापा, वो जो कल अंकल आए थे, वह आज आने के लिए कह रहे थे ना? हाँ, वो आए थे जब तुम सो रहे थे, संजीव ने संक्षिप्त सा जवाब दिया। अच्छा, वो कुछ बताना चाहते थे ना पापा? आशीष ने जिज्ञासा प्रकट की। हाँ, क्या बताना चाहते थे? यही कि वह तुम्हारे पिता है। कमरे में सन्नाटा पसर गया। संजीव सिर झुकाए बिस्तर पर बैठे थे और आशीष के कदम जैसे बाथरूम के दरवाजे पर ही चिपक गए थे। अचानक आशीष ने आगे बढ़कर पापा का सिर अपने सीने में भींच लिया और थरथराती आवाज़ में बोला, मेरे पापा, सिर्फ आप हैं, सिर्फ आप। आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा और संजीव की सारी शंकाएं इस सैलाब में बह गई। तो दोस्तों, आपको हमारी ये पूरी कहानी कैसी लगी, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। इस कहानी में किस पात्र की भूमिका सबसे अच्छी रही और इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, यह भी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आशा करता हूँ आपको कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं, लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें, ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो दोस्तों, कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान और जय किसान।